यूपीएससी का पेपर जिस तरह का हुआ है, आप 90% ये मान के चलें कि पीसीएस इस बार आपके साथ शॉक देगा आपको 100%। तो तैयारी इस लेवल की करो कि कैसा भी पेपर आए आप कम से कम कट ऑफ क्लियर कर ले। 100% है, क्योंकि हमेशा फॉलो करता है पीसीएस, यूपी वाला खासकर यूपीएससी को। ये शॉकिंग था। यूपी पीसीएस का भी 90% चांस है कि पेपर अनप्रेडिक्टेबल आएगा। तो तैयारी को थोड़ा सा धार दो और गहराई से पढ़ने की कोशिश करो। आसपास तो पूछ ही सकते हैं ना, बिल्कुल एज इट इज तो नहीं पूछेंगे, बहुत ही अनर्थ हुआ था यूपीएससी में, लेकिन इतना नहीं। लेकिन हाँ, पिछली सालों की तुलना में अगर करोगे तो पीसीएस में तुम्हें कठिन पेपर मिलने वाला है 24 में, और कठिन आएगा 24 से। 25 का पेपर भी अच्छा था। देखो हर साल बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड उनका बढ़ रहा है। कट ऑफ का भी देखिए, 18 से लेकर 24 तक की कट ऑफ क्या है, 110 120 के बीच रही है। अगर एक साल का अपवाद छोड़ दो, 25 में गई है 101। 2025 की यूपी पीसीएस की कट ऑफ गई है 101, अभी तक के इतिहास में सबसे कम। और 2022 की कट ऑफ गई, 23 की कट ऑफ गई है 125। ये अभी तक की सबसे ज्यादा है 23 की। अनुमानता 6 दिसंबर को जो पेपर होगा, क्राइटेरिया सेट करके जाना, हमें कम से कम 120 से 130 के बीच नंबर लाने हैं। 120 130 का मतलब हो गया क्वेश्चन नहीं बट 90 इंटू 95 करो, 95 इंटू 1.3 इतना ही आएगा लगभग। 95 क्वेश्चन, नेट क्वेश्चन सही होने चाहिए। ये टारगेट बना के चलना, क्योंकि कट ऑफ निर्धारित करने की शक्ति हमारे पास नहीं है। ये किसके पास, आयोग के पास है। लेकिन आप अक्सर ये देखा गया 95 से ऊपर कभी गई नहीं है। हाँ, इसके लिए सोचना तुम्हें लगभग 135 अटेम्प्ट करके आने होंगे। 150 में से 135 अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें आप नहीं, फिर माइनस नहीं जाएगा, माइनस नहीं जाएगा ना। तो इसमें आप 30 क्वेश्चन गलत करने की गुंजाइश रख सकते हैं। अगर 135 आपने अटेम्प्ट किया और 30 गलत हुए तो कितने आ गए, 105 और 10। जो 30 क्वेश्चन गलत करोगे उसका माइनस मार्किंग भी होगा, तो 1/3। तो 30 क्वेश्चन का तुम्हारे सही क्वेश्चन से कितने गलत हो जाएंगे, 10 नंबर के। तो 95 से 10 क्वेश्चन और गलत, सॉरी 105 से 10 और, तो कितना आ गया। ये रेशियो बना के चलना। अब 135 से 30 क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश का मतलब एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए तुम्हारी, कितनी होनी चाहिए, निकालो। आपने 135 क्वेश्चन किए और 130 क्वेश्चन, सॉरी 30 क्वेश्चन गलत हो गए, तो तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी है, फॉर्मूला भी नहीं पता है। गुड, एक्यूरेसी निकालने का फॉर्मूला भी नहीं पता। अरे यार, परसेंटेज निकालना है, 30 अपॉन 135 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आया, 36%। 36 आया है, यानी आप 74% एक्यूरेसी के साथ पेपर अपीयर करेंगे। जो भी आया देख लेना, यानी 100 क्वेश्चन में आपके 74 क्वेश्चन सही होने चाहिए। मेरी बात समझे, एक्यूरेसी का ध्यान रखना। तब जब आप 135 क्वेश्चन कर रहे हैं और आपके पास गुंजाइश है 30 क्वेश्चन गलत करने की, और वहां होंगे, वहां तुम लोग नहीं को हाँ पढ़ाओगे, सत्य को असत्य पढ़ाओगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, पढ़ के आए सत्य, और पहला स्टेटमेंट पढ़ के ही लगा दिया सत्य। आते आते नजर जाएगी बाद में। कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो वहां पर प्रेशर की वजह से पढ़ नहीं पाओगे, और जैसे क्लास के बाहर निकलोगे, अबे ये क्वेश्चन तो मैं आता था, फिर क्यों नहीं हुआ। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना, मैक्सिमम एफर्ट करने का प्रयास करना। अगर 120 110 करके आ रहा हो, क्योंकि गलत होने की गुंजाइश होगी ही होगी, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो मैक्सिमम एफर्ट, मैक्सिमम एंट्री, समझ गए, खासकर तुम और तुम। सत्य असत्य पढ़ते समय इसीलिए कह रहे हैं कि 150 क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डालो विद इन 2 आवर्स। इसीलिए कह रहे हैं ओएमआर में काम करो, क्वेश्चन पढ़ो, फर्स्ट हाफ को कैसे सेलेक्ट करना है, फर्स्ट हाफ को और सेकेंड हाफ को, नहीं तो पिछली बार जैसा हाल होगा, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। कम से कम 150 क्वेश्चन की रीडिंग 2 से 3 बार करनी पड़ेगी 2 घंटे में।
फर्स्ट हाफ में ऐसी रीडिंग करो एक बार पूरी, 1 से लेकर 150 पहले घंटे में, और पहले घंटे में वो क्वेश्चन छुओ जो तुम्हें 100% श्योर है, जहां पर जरा सी भी गुंजाइश नहीं गलत होने की। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पहले हाफ में 60 क्वेश्चन या 50 आ गए तो समझ जाना एंट्री लेने वाले हो तुम लोग मेंस के लिए। फिर सेकेंड हाफ 50-50% एलिमिनेट करा तुमने, उन दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन में एक ऑप्शन तुम्हें पता है, उसमें खेलना है, वहां पे चांस है ना गलत होने की। देखो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन जो तुमने जिसका कभी भी जीवन में सुना नहीं, ना अपने एकेडमिक में, ना अपने एजुकेशन कॉलेज में, ना ही यहां पर, ABCD, ठीक है। अब तुम्हें ना ही A ऑप्शन पता है, ना ही B, ना ही C, ना ही D, ऐसे में तुक्का मत लगाना, सुसाइड है ये। इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही होगा और 3 ऑप्शन गलत होंगे। तुम पूरी तरह से तुक्का लगाओगे तो प्रायिकता कितनी है गलत होने की? 75%। और सही होने की मात्र प्रायिकता कितनी है? मामला समझिए, गंभीर हो जाएगा। ऐसे 5 क्वेश्चन निकल गए तो तुम्हारा एक क्वेश्चन सही वाला भी गलत मान लिया जाएगा। तो इन क्वेश्चन को छूना नहीं है। हर साल PCS का पेपर उठाओ या UPSC का पेपर उठाओ, 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। यूपी PCS में 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पढ़ के छोड़ो, क्योंकि सुना नहीं होगा तुमने कभी। जैसे पूछा, मान लो अभी एक ट्रेंड देखना यूपी PCS का 2 साल में, वो पूछता है निधन के ऊपर। बड़ी बड़ी हस्तियां मान लो निकल गई, एक की मृत्यु हो गई सितंबर में, सितंबर 2026, एक की मृत्यु हो गई अक्टूबर 2026 में, एक की मृत्यु हो गई जनवरी 2026 में, और एक की मृत्यु हो गई मार्च 2026 में। एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो ये नहीं पूछता ये कौन है, वो पूछता निम्न निधनों का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगा दो। तो पहले कौन मरा, बाद में कौन मरा, ये पूछ लेता है। ये क्वेश्चन नहीं करने, कितना याद करोगे भाई? ये क्वेश्चन तुम चाह कर भी नहीं कर पाओगे। तो यहां पर दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन कैसे हैं छोड़ने वाले। ये छोड़ने वाले, ये मत सोच के आना कि हमें 150 में से 150 अटेम्प्ट करने। ये वो करता है जिसका क्लियर होता है कि प्री निकल रहा है। हम हमेशा 150 में 150 करके आते थे, एक आज छूटा 148 हमेशा, समझे? तो ये कॉन्फिडेंस आएगा, कब आएगा? जब थोड़ा सा गहराई से पढ़ लोगे। तुम लोग को सबसे सेफ जोन है 135। बहुत खुश हो जाना तो 3 बढ़ा लेना, बहुत दुखी होना तो 132 कर लेना, लेकिन इसके नीचे मत आना, क्योंकि गलत होंगे क्वेश्चन, वहां पर गलत होंगे। कुछ आयोग गलत मान लेगा, कुछ आयोग एलिमिनेट कर देगा, कुछ तुम्हारी गलती से गलत होगा। गलत होंगे ही होंगे। आप 100% एक्यूरेसी किसी भी एग्जाम से संभव नहीं हो सकती। आप PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप कांस्टेबल की परीक्षा देंगे तो आपकी तब भी 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती। ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन एरर है, करेगी गलती, दिमाग गलती करेगा ही करेगा। तो ये दिमाग में लेके जाना कितने अटेम्प्ट करने हैं। और पेपर को जब पहले हाफ में पढ़ोगे ना तो खुद ही पता चल जाएगा पेपर कठिन है कि सरल है। सरल है तो मैक्सिमम एफर्ट, कठिन है तो रोकना अपने आप को, धैर्य रखना कि नहीं यार अब रोको। बहुत एक्सट्रीम क्वेश्चन गलत कठिन आ रहे हैं, 125 तक रुक जाना, मेरी बात मानो। अगर लगे पेपर पढ़ने के बाद 1 घंटे के बाद कि पेपर का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा अच्छा है तो रोक लेना अपने आप को 125 तक, तब मत बढ़ना। और लगे पेपर मॉडरेट है या इजी है तब इसको मैक्सिमाइज करने का प्रयास करना, 140, 142, 145। तो बीच का क्राइटेरिया बना के चलो। ये आज से सोच के चलो कि हमें 135 अटेम्प्ट करने हैं। पेपर देने जब एंट्री करोगे तो 1 घंटे में तुम्हें पता चल जाएगा इसके ऊपर जाना है कि इसके नीचे जाना है। वो 1 घंटे में समझ में आ जाएगा, असलियत पता चल जाती है। अगर लगे पेपर इजी गोइंग जा रहा है तो 145, 146। अगर लगे पेपर में थोड़ा सा दिमाग लग रहा है, इजी गोइंग नहीं है, सबके लिए नहीं होगा, फिर कहां पे आकर रुको। कुछ चीजें वहां पर तुम्हें स्टिमुलेट करनी पड़ेगी, तुरंत जाकर स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेना पड़ेगा। कुछ डिसीजन तुम्हें पहले दिन से लेने। तैयारी के पहले दिन से तुम्हारे मन में क्या आया कि आई हैव टू अटेम्प्ट 135 एटलीस्ट, ये आज से सोच के चले हो। वहां पर जाके स्पॉन्टेनियस डिसीजन क्या लेना है कि हमें 145 जाना है कि 125 पे रुकना है, ये तुम्हें कौन बताएगा? यहां वहां पे हम तुम्हारे लिए नहीं होंगे। ये तुम्हें खुद एनालाइज करना है कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या वास्तव में कठिन है या पेपर इजी है। आप फेल, पता है बड़ी बड़ी हरकतों से आदमी फेल नहीं होता,
फेल होता है छोटी छोटी गलतियों से, क्योंकि सब पढ़ रहे हैं। इस क्लास में बैठा हुआ हर व्यक्ति क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है, सिंसियर पढ़ाई कर रहा है। लेकिन क्या हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि सभी लोग का सिलेक्शन होगा? ये ईश्वर भी नहीं दे सकते, भोलेनाथ भी नहीं कह सकते कि सबका सिलेक्शन होगा। मेरी बात समझे? तो सिलेक्शन लेना और ना लेना 50% मेरे हाथ में, 50% तुम्हारे हाथ में। और उस 50% में अगर सबसे बढ़िया काम कर गए, 2 घंटे अच्छा कर गए, 2 घंटे अपने आप को संयमित कर गए, तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है? ठीक है? आज नहीं तो कल, तुमको आज देना है, तुमको इस साल देना है, तुमको 2 साल बाद देना है, लेकिन स्ट्रेटजी इसी तरह की होनी चाहिए। जो भी चीज पढ़ो बिल्कुल ऐसा पढ़ो कि अब दोबारा उठा के देखने की जरूरत ना पड़े। हमने कहा था इंडियन सोसाइटी जब पढ़ाई है तो किसने रिवीजन किया? रिवीजन करके उस रजिस्टर को किसने पैक किया? वो कहीं पड़ा होगा इधर उधर। पैक करने की हिम्मत तभी आती है ना जब आप सही से पढ़ लेते हैं कि अब मैं इस किताब को, ये जो किताब है इसको नहीं पढ़ूंगा। इसका क्या मतलब है? ये किताबें अगर तुम सही से मेरी देखो तो रंगी पुती है, फटी भी है, और ये तीसरी किताब है। सेम किताब हर साल, ये तीसरी किताब है जो पढ़ी हमने। अब इंस्ट्रक्टर्स पूछो कुछ भी हमें। अब हमें तुमको पढ़ाने के लिए होमवर्क नहीं करना पड़ता, अपने ही नोट्स को एक बार देखना है, कंसाइज करना, वो आके पढ़ा देना है। फिर चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे सोशल जस्टिस हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो। बात समझे? तो इतनी मेहनत कर लो, किताब पढ़ने के बाद दोबारा ये ना हो कि अब इसको बार बार देखना पड़े। और ये चौथी रीडिंग में आएगा, 5वीं रीडिंग में आएगा कम से कम। लक्ष्मीकांत, विश्वास मानो, रूपा गांगुली के साथ हमने 4 से 5 पढ़ी है, एक किताब नहीं, क्योंकि लक्ष्मीकांत से प्री निकलता है। मेंस में तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। और जो तुम्हें पॉलिटी पढ़ाई है वो रूपा गांगुली और लक्ष्मीकांत का मिक्स है। बीच में जो JN पांडे भी यूज किया हमने। JN पांडे को कभी टाइम मिले IAS बनने के बाद, तब उनका संविधान पढ़ना, अलग ही लेवल की भाषा है। आज से 20 साल 15 साल पहले DD बासु बहुत ट्रेंड में थे। DD बासु ने, दुर्गादास बासु, पूरा संविधान को एज इट इज इंटरप्रेट किया है। तो इतनी कठिन भाषा है ना, DD बासु आम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी कठिन। और बिल्कुल सेम टू सेम संविधान की जो भाषा है ना, उसी को उठा दिया। अब DD बासु ने हिंदी भी अनुवाद किया, हिंदी और कठिन हो गई। संविधान का हिंदी बहुत कठिन है। बात समझे? तो जो पॉलिटी तुम लोग के पास है ना, वो 3 किताबों का निचोड़ है। उसको सही से रट्टा मार ले जाओगे तो प्री भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने बेहतर तरीके से उसको रट्टा मार पाते हो, कितने बेहतर तरीके से स्पेसिफिक हो पाते हो। लोगों को ये तक क्वेश्चन गलत करते देखा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को देते हैं, और ये स्टेटमेंट ठीक करके आए हैं। क्या ये सच है? सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र देते हैं। ये पहली रीडिंग में तो सही लग रहा है ना? और पॉलिटी का जिसने कम ज्ञान है वो सही कर जाएगा, हाँ ओके है। छोटा आदमी है बड़े आदमी को देगा। अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को त्यागपत्र देते हैं, स्टेटमेंट गलत है। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। बात समझे? ऐसे एक क्वेश्चन था, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपना, नहीं सॉरी, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं, ठीक उसी प्रकार हाई कोर्ट के न्यायाधीश राज्यपाल को त्यागपत्र देते हैं। ये उस समय लगता है ठीक, चाहे वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का। त्यागपत्र किसको देगा? जो उसको अपॉइंट करेगा, और अपॉइंट करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति। तो कौन सा न्यायाधीश है जो गवर्नर को अपना त्यागपत्र देगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, जिला न्यायालय के, सत्र न्यायालय के। ये अगर त्यागपत्र देंगे तो ये भारत उस राज्य के गवर्नर को देंगे। अब ये स्पेसिफिक होने की आवश्यकता है। लोकसभा अपना त्यागपत्र देगा, किसको देगा? हाँ, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा, किसको? लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा, किसको? तो ये स्पेसिफिक है, जो जिसको त्यागपत्र देगा वो कभी चेंज नहीं होगा। मेरी बात समझे? राज्यसभा का कार्यकाल होता है कितने वर्ष? राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 साल। गलत हो गया। राज्यसभा एक
अस्थायी सदन है, स्थायी सदन है, इसका कभी भी विघटन। तो राज्यसभा का कार्यकाल कोई अनिश्चित है, स्थायी है राज्यसभा, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तब आप कहेंगे 6 वर्ष, वो पकड़ लेगा। और पता है ऐसा होता है कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है और पहला स्टेटमेंट देगा 6 वर्ष, तुम चौथे स्टेटमेंट तक आ ही नहीं पाओगे। अरे यार 6 वर्ष लगाओ, बाद में आते आते अरे यार आता था, मास्टर ने बताया था, फिर भी वो नहीं हो पाया। तो कुछ सब्जेक्ट में तुम्हें बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा, कुछ सब्जेक्ट में तिकड़म लगा सकते हो। सोशल जस्टिस, अगर इसकी कोई क्वेश्चन आए तो चीजें लग जाएंगी, लेकिन राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया की चर्चा करें, इसमें तिकड़म जो स्टेप है वो स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, उसको अपने आंसर में दिखाना पड़ेगा। जहां एक स्टेप गायब हो गया पूरा नंबर काट देगा वो। राष्ट्रपति की शक्तियों पर चर्चा करें तो जो जितनी शक्तियां लिख देगा अनुच्छेद के साथ, उदाहरण के साथ, उसको नंबर मिल जाएंगे। एक आदमी लिखेगा कि सर्वोच्च समादेशक होता है सेना का, दूसरा लिख देगा विधायी की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। अब ऐसे नंबर अच्छे मिलेंगे कि सिस्टमेटिक लिखने से अच्छे नंबर मिलेंगे। आप सीक्वेंस में आइए, आर्टिकल 53 का यूज करिए, फिर आर्टिकल 54 करिए, फिर 57 तो पुनर्निर्वाचन है, 55 करिए, फिर उधर आ जाओ 80, 81, 85, 86 में आ जाओ। तो ये शक्तियां दिख रही कि नहीं दिख रही? फिर अध्यादेश पे आ जाओ, 1, 2, 3 पे आ जाओ। तो सीक्वेंस में आओगे तो नंबर मिलेंगे, और सीक्वेंस में नहीं आओगे तो आलू 10 रुपए किलो, प्याज 4 रुपए किलो, हमारे यहाँ समोसा टिक्की भी मिलती है, तो सब्जी की दुकान में सब कुछ ले लोगे क्या? वही तुम्हारा आंसर है। सिस्टमेटिक नहीं आंसर लिखोगे, कुछ भी लिख दोगे, नंबर नहीं देगा। प्रेजेंटेशन भी तो बड़ी बड़ी चीज होती है कि नहीं होती? बस समझ लो।